बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि हम अपनी बायोलॉजी की सीरीज को लेके चल रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है डीएनए। तो आज हम पढ़ेंगे बेसिकली डीएनए क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं व्हाट इज डीएनए। डीएनए बेसिकली जो एब्रीविएशन है वो है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड की। ये हमारे पास हेरिडिटी मटेरियल होता है ह्यूमंस के अंदर या फिर जितने भी ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स उन सब के अंदर डीएनए पाया जाता है। अगर हम देखें कि एक पर्सन की बॉडी है तो उसके अंदर जितने भी सेल्स हैं उन सब के अंदर क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। और वो डीएनए सब सेल्स के अंदर सेम ही होता है। तो बेसिकली जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब के अंदर क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। मोस्ट डीएनए जो है वो सेल के न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। लेकिन जो हमारे पास कुछ होते हैं जो न्यूक्लियस में जो डीएनए होता है वो हमारे पास क्या होता है, न्यूक्लियर डीएनए होता है। लेकिन स्मॉल अमाउंट में एक डीएनए जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी प्रेजेंट होता है उसको माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए या फिर एम्प्टी डीएनए कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में अगर हम देखें तो ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है सेल्स के अंदर जो कि कन्वर्ट करता है एनर्जी को फूड के अंदर इन द फॉर्म ऑफ सेल्स, जो कि वो सेल्स क्या करते हैं, यूज करते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का प्रोसीजर होता है, वहां पे क्या होता है कि ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है, क्रेब्स साइकिल है, उसके नतीजे में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, बीटा ऑक्सीडेशन है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। इन सब के रिजल्ट में क्या होता है, एटीपी प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि डीएनए जो है उसकी एक्सप्लेनेशन आती है। इसमें क्या होता है, डीएनए के अंदर क्या होता है, इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये बेसिकली 4 बेसिस से मिलके बना है। इसमें 4 बेसिस आती हैं बेसिकली, एडनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन। और जो हमारे पास आरएनए है उसमें भी ये 4 बेसिस होती हैं, लेकिन एक बेस जो है वो डिफर करती है यहाँ पे। उसमें वो वेरी करती है, वो क्या है, थायमिन की जगह वहां पे यूरेसिल आता है। ह्यूमन डीएनए जो है उसमें 3 बिलियन बेसिस होती हैं और ज़्यादा जो इससे भी ज़्यादा अगर देखा जाए 99% जो बेसिस होती हैं ना, वो सारे जितने भी ये ह्यूमंस हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें क्या होती है, सेम होती है। ठीक है। जो और इसके अलावा ऑर्डर या फिर सीक्वेंसेस जो होती हैं इन बेसिस के, वो भी इंफॉर्मेशन जो अवेलेबल होती है किसी भी चीज़ को समझने के लिए, बिल्डिंग ब्लॉक्स के लिए, ऑर्गेनिज्म को मेंटेन रखने के लिए, या फिर सिमिलर इसी तरह से अगर हम देखें कि अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं उनको उसमें जो लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो कुछ ऑर्डर्स में क्या होते हैं, बने होते हैं, उनमें सेंटेंसेस बने होते हैं, उनमें वर्ड्स बने होते हैं। तो ये बेसिकली ऑर्डर सीक्वेंस होता है बेसिस का, उसी तरह से जिस तरह से अल्फ़ाबेट्स का सीक्वेंस होता है। ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारे पास डीएनए बेसिस जो है वो एक दूसरे के साथ पेयर अप होती हैं। जैसे एडनिन जो है वो थायमिन के साथ और साइटोसिन गवानीन के साथ ये मिलके क्या बनाती हैं, बेस पेयर्स बनाती हैं। हर बेस पेयर जो है एक शुगर मॉलिक्यूल के साथ और एक फास्फेट ग्रुप के साथ अटैच होता है। शुगर मॉलिक्यूल और फास्फेट ग्रुप के साथ ये बेसिस मिलके क्या करती हैं, अपना फंक्शन परफॉर्म करती हैं। अगर इन सब बेसिस को देखा जाए, मतलब बेसिस को और शुगर को, फास्फेट को, इन सबको मिला दिया जाए तो ये बेसिकली हमारे पास बनते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो अरेंज होते हैं 2 लॉन्ग स्ट्रैंड्स के अंदर, जो कि स्पाइरल होते हैं, जिनको डबल हेलिक्स कहते हैं। ये स्ट्रक्चर्स बेसिकली डबल हेलिक्स जो होते हैं ये लेडर की तरह होते हैं। जैसे जैसे कि बेस पेयर जो हैं वो बनते हैं लेडर्स रंग्स में, उसी तरह से जो है ये बेस पेयर्स भी बनते हैं। जैसे शुगर है, फास्फेट है, ये मॉलिक्यूल्स मिलके वर्टिकल साइड पीसेस बनाते हैं लेडर के। ठीक है। तो ये थी बेसिकली हमारे पास बेसिस, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन, और ये थे बेस पेयर्स और न्यूक्लियोटाइड्स। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि डीएनए क्या होता है। डीएनए जो है ये एक प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जिसके अंदर क्या होता है, इसमें रेप्लिकेशन होती है और फिर क्या होता है, डिफरेंट कॉपीज बनती हैं, मिलियंस ऑफ कॉपीज बनती हैं। हर स्ट्रैंड जो है डीएनए का वो डबल हेलिक्स होता है और ये सर्व करता है फॉर डुप्लीकेटिंग द सीक्वेंस ऑफ बेसिस। ये क्रिटिकल, अगर देखें इसमें, ये क्रिटिकल होता है जब सेल्स डिवाइड होते हैं, तब ये बहुत क्रिटिकल होता है जब क्योंकि इसने भी सेल्स के साथ साथ क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है, मिलियंस ऑफ कॉपीज बनानी होती है डीएनए की। और जो नए सेल्स बनते हैं उनमें एग्जैक्ट कॉपी बनानी होती है डीएनए की, जो कि उस पुराने सेल्स के अंदर प्रेजेंट है ना, वही कॉपीज बननी होती हैं आगे। इस वजह से ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन होती है उस टाइम।
डीएनए जो है वो डबल हेलिक्स होता है और ये क्या बनाता है, बेस पेयर्स बनाता है जो कि शुगर फास्फेट की बैकबोन के साथ अटैच होती हैं। अब आता है डीएनए एज हेरिडिटी मटेरियल। डीएनए को हेरिडिटी मटेरियल क्यों कहते हैं? बेसिकली इसको अगर कहीं पे भी हेरिडिटी का मतलब आएगा डीएनए एज हेरिडिटी मटेरियल, तो इसका मतलब है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन पास आउट होती है हमारी जो इनहेरिटेंस से जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जितनी भी इंफॉर्मेशन पास आउट होती है वो बेसिकली डीएनए की वजह से होती है, इसलिए इसको कहते हैं डीएनए एज हेरिडिटी मटेरियल। इसके अलावा फिजिकल मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर जेनेटिकली जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सारी की सारी पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में पास आउट होती हैं इस हेरिडिटी की वजह से। हेरिडिटी हमारे पास क्या होता है, बेसिकली विरासत को कहते हैं। जो विरासत में जो कोई भी चीज़ मिलती है, जैसे पेरेंट्स से विरासत में क्या मिलती है, अगर उनकी कोई प्रॉपर्टी वगैरह होती है वो मिलती है, सेम ऐसे जो जीन्स है ना वो भी विरासती तौर पे मिलते हैं। हेरिडिटी करेक्टर्स होते हैं ये जो कि इनको मिलते हैं, या फिर न्यू डॉटर सेल्स बनते हैं। जब सेल डिवीजन होती है नए डॉटर सेल्स बनते हैं तो उससे भी क्या होता है कि ये करेक्टर्स पास आउट होते हैं। डीएनए के पास जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि ट्रांसफर होता है पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, और ये जनरेशन टू जनरेशन चलता रहता है एंसेस्टर से डिसेंडेंट की तरफ, इसलिए इसको कह रहे हैं बेसिकली डीएनए एज हेरिडिटी मटेरियल। अच्छा, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट प्रिंसिपल अगर हम पढ़ें तो रफ स्ट्रेन है, नॉन वायलेंट है, स्मूथ स्ट्रेन है, वायलेंट है, हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन है, और इसके अलावा रफ स्ट्रेन, हीट किल्ड और स्मूथ स्ट्रेन है। बेसिकली क्या हुआ था कि ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया था इन माइसिस पे। माइसिस पे एक्सपेरिमेंट करते हुए इसने ये प्रिंसिपल दिया था। अब इसके एक्सपेरिमेंट को देख लेते हैं। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट एंड ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। बेसिकली इसमें क्या था, ग्रिफिथ ने एक एक्सपेरिमेंट किया। इसने क्या किया, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट तो जो है वो बेसिकली स्टिपिंग स्टोन स्टोन था डिस्कवरी के लिए, जेनेटिक मटेरियल की डिस्कवरी के लिए स्टिपिंग स्टोन था वो। फ्रेडरिक ग्रिफ जो है उसने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के साथ। जब ये एक्सपेरिमेंट वो कर रहा था तो इस एक्सपेरिमेंट के दौरान उसने क्या क्या कंक्लूड किया कि ग्रिफिथ जो है उसने कल्चर किया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया को। स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया जो है जो कि दो पैटर्न से उसमें ग्रोथ के। एक जो था वो कल्चर प्लेट थी जो स्मूथ शाइनी कॉलोनीज थी उसकी, और जिसको एस कहते हैं, और दूसरी जो थी वो रफ कॉलोनीज थी जिसको आर कहते हैं। ये जो डिफरेंस था ना इन दोनों में, वो किसकी वजह से था, प्रेजेंस ऑफ म्यूकस कोट। ठीक है, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया के अंदर म्यूकस कोट थे, उसकी वजह से ये डिफरेंट था बेसिकली। जबकि जो आर स्ट्रेन है ना वो बैक्टीरियल उसमें क्या था, वो लेक कर रहा था, वहां पे था ही नहीं। ठीक है, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया जो है वो वहां पे था ही नहीं। नेक्स्ट ये है हमारे पास एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है, और एक्सपेरिमेंट नंबर इसमें फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज है। अच्छा, फर्स्ट स्टेज अगर हम देखें एक्सपेरिमेंट जो है ग्रिफिथ का, इसमें क्या हुआ, ग्रिफिथ ने इंजेक्ट किया एस और आर स्ट्रेन एक माइस के अंदर, दोनों स्ट्रेन स्मूथ और रफ, दोनों स्ट्रेन क्या किए, इंजेक्ट किए। एक जो है जब इसने इंजेक्ट किया जो कि स्मूथ स्ट्रेन है, इसने जब इंजेक्ट किया तो इसने देखा कि ये जो एस स्ट्रेन है ये डेवलप कर रहा है निमोनिया को, जो कि क्या हुआ कि निमोनिया कॉज हुआ और उसकी डेथ हो गई। ठीक है, जबकि आर स्ट्रेन जब उसमें इंजेक्ट किया तो वो अलाइव रहा, वो जिंदा रहा। फिर सेकेंड स्टेज में इसने क्या किया, ग्रिफिथ ने क्या किया, हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया इंजेक्ट किया माइस के अंदर, लेकिन जो माइस है वो जिंदा था, वो नहीं मरा। देन इसने क्या किया, इस जो इसके पास था ना एस स्ट्रेन बैक्टीरिया, हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया, उसमें उसने हीट किल्ड एस हीट की एस और लाइव आर स्ट्रेन, इन दोनों का मिक्सचर बना के उसने क्या किया, इसने इंजेक्ट करवा दिया माइस के अंदर। फिर क्या हुआ, वो डेड हो गया। इसने क्या फाइंड आउट किया कि जो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया होते हैं वो क्या, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया जो थे उनको इसने क्या फाइंड आउट किया, जो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया थे वो लिविंग थे, जो कि डेड माइस के अंदर थे। मतलब इसने दो चीजें इंसर्ट की थी ना, एक इसने किया हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया, और दूसरा किया दूसरा इसने किया आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन का मिक्सचर बनाया, इसलिए वो डाइड, इसलिए वो माइस जो है वो डेड हो गया। क्यों हुआ, आर स्ट्रेन की वजह से। अगर वो आर स्ट्रेन उसमें मिक्स ना करता तो एस स्ट्रेन की वजह से उन्होंने जिंदा रहना था। फिर उसने टेस्ट किया कि जो उसने एस स्ट्रेन उसमें इंजेक्ट किए थे, वो जो एस ट्रेन है वो अभी अलाइव थे उसके अंदर, वो डेड नहीं हुए थे।
नेक्स्ट इसने कंक्लूजन क्या निकाला, इसने कहा कि अपनी ऑब्जर्वेशन के बारे में इसने कहा कि ग्रिफिथ ने कंक्लूड किया कि जो एस एस आर स्ट्रेन बैक्टीरिया थे वो ट्रांसफर हो गए एस स्ट्रेन बैक्टीरिया के अंदर, फिर जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया थे वो इनहेरिट हो गए, उसमें जो कुछ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल्स थे वो हीट के लिए एस स्ट्रेन बैक्टीरिया जो हैं उसमें जो थे वो वायरलेंट हो गए। फिर क्या हुआ, इसने एज्यूम किया कि जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल होता है ना जेनेटिक मटेरियल का, उसमें क्या हुआ कि उसमें जो है आर स्ट्रेन बैक्टीरिया थे, इस वजह से उनकी अल्टीमेटली डेथ हो गई। तो ये था बेसिकली उसका छोटा सा कॉन्सेप्ट कि हमारे पास क्या थे आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन। तो एस स्ट्रेन की वजह से क्या हुआ कि वो माइस जो है वो डेड नहीं हुआ, उसे मतलब उसकी डेथ नहीं हुई, लेकिन आर स्ट्रेन जब उसके अंदर मिक्स किया गया तो उसकी डेथ हो गई। मतलब आर स्ट्रेन जो है वो जेनेटिकली क्या हुए थे, ट्रांसफर हुए थे, और एस स्ट्रेन जो उसने इंजेक्ट किए थे वो एस स्ट्रेन जो थे वो बेसिकली अलाइव थे, वो डेड नहीं हुए थे। तो ये था बेसिकली हमारे पास छोटा सा कॉन्सेप्ट। होप सो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे, और अगर कहीं पे कोई भी इशू हो तो आप कॉन्सेप्ट तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।